मौजूद है पिछले 45 सालों से महाजिर सियासत करने वाले महाजिर इत्तेहाद तहरीक के बानी चेयरमैन डॉक्टर सलीम हैदर, जो इन दिनों तवातुर से महाजिर सूबे की बात कर रहे हैं, सूबे सिंध की तकसीम की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा सुलगता हुआ इशू है जिसके ऊपर बात करने से बहुत से सियासतदान करने कतरा जाते, लेकिन इसके बावजूद ये मुतालबा जोर पकड़ता जाए। कल के सियासी हरीफ भी आज कम अज़ कम इस मुतालबे पर एक आवाज़। आइए बात करते हैं डॉक्टर सलीम हैदर से। डॉक्टर साहब, वेलकम इन FIR। आप कहते हैं सिंध को तकसीम कर दो, महाजिर सूबा बना दो। कराची जो 98% सिंध का रेवेन्यू जनरेट करके देता है, आप क्या चाहते हैं कि सिंधी भूखा मर जाए? देखिए, बहुत शुक्रिया। और देखिए कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सिस्टम जो इस वक्त है हमारा, जिसको फेडरेशन कहते हैं, उसमें ये 4 सूबे तो बने हुए हैं। और ये 4 सूबे पहले 5 थे, एक मुल्क बन गया। अब ये जो 4 सूबे हैं, ये 4 सूबे इंतहाई जो हैं वो गैर मुनासिब हैं कि एक पंजाब का सूबा है, इतना बड़ा 65% आबादी, बलूचिस्तान 5%, सरहद और सिंध उसी हिसाब से। तो ये बेहंगम साइज़ के ये सूबे जो बने हुए हैं, वो जब तक एक जैसी आबादी के और एक जैसे वसाइल के नहीं तकसीम होंगे, तो ये जो है वो मामला पाकिस्तान के अंदर रहेगा, एहसास महरूमी रहेगा। फिर ये हुआ है कि ये जो सूबे तारीख़ी तौर से कौमों से मंसूब हो गए हैं। ऐसे सिंधी ये कहता है, सिंधी बोलने वाला, कि सिंध सिंधियों का है। वो महाजरों को कोई हक देने को तैयार नहीं है। पंजाब में ये मुतालबा उठ रहा है कि सराइकी और उधर कोटवारियों के साथ जो है ज़्यादती हो रही है। सेंटर पंजाब सारा पैसा लगा लेता है। लाहौर KP में आप देख लीजिए, हज़ारे वाले अपने सूबे का मुतालबा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पश्तून एक अपना बेल्ट, उनका बलूचिस्तान का अक्सरियती इलाके में पश्तून आबाद है। ऐसे ही है। तो ये मुतालबा सब जगह मौजूद है। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक कौमी नुक्ते नज़र से देखे और इन सूबों को एडमिनिस्ट्रेटिवली, जैसा कहा जाता है, तकसीम कर दे, तो उससे ना कोई भूखा मरेगा और ना कोई जंगो जदल होगा। ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट को करना है, वो करे तो कोई मसला नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये कर जाए, लेकिन आप ये तो बताइए कि क्या कोई इंतज़ामी हल के अलावा इस सियासी हल नहीं है इस मसले का? देखिए, सियासी हल तो यही था ना कि ये इंसाफ फराहम कर देते। सिंध के अंदर जिस तरीके से नस्ल परस्ती की जा रही है, हमारी मिसाल तौर पे हम महाजिर की अगर बात करें तो महाजिर कौम का जो माशी वो दारोमदार था, उसमें बेशतर जो है वो मुलाजमतों पर था। आज सिंध की मुलाजमतों में अगर इन्होंने जैसे कोटा सिस्टम 40% रखा भी है, मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि 4% भी महाजिर मुलाजिम नहीं। ये सारा कोटा जो महाजिरों को मुलाजमतों से बाहर कर दिया है। अच्छा, मुलाजमतों के साथ साथ मुलाजमतों में ही कोटा नहीं है, तालीम में भी कोटा है। ऐसा ही है। हमारे बच्चों को ना मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है, ना इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला मिलता है। फिर उन्हें राह दिखाई जाती है कि आप प्राइवेट इदारों के अंदर चले जाएं। ज़ाहिर है कि इतना अब मुआशी तौर से माँ बाप वो नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी फीसें दे सकें। तो नतीजतन ये है कि महाजरों में जो है वो तालीम से दूरी, और फिर उनके अंदर जो है वो समझ लीजिए एक ऐसा जहालत, बेरोज़गारी वो एक पैदा हो गया है, उनके अंदर मायूसी पैदा हो गई है। तो इसलिए जब तक ये इंसाफ नहीं करेंगे, उस वक्त तक सूबों की तकसीम का मुतालबा होता रहेगा। नहीं, आपके जो मुतालबात थे जिस वक्त आपने अपनी तहरीक शुरू की 77-78 में, उस वक्त तो आप कोटा सिस्टम के खिलाफ बात करते थे। आज आप महाजिर सूबे की बात कर रहे हैं, और महाजिर सूबे का कैसा मुतालबा है किसके ऊपर अगर मैं इस वक्त देखूँगी तो आपकी सियासी गरीब थी है वो किस कम अज़ कम इस मामले पर एक रवान इतना बिल्कुल। देखिए, महाजिर सूबा हम अभी महाजिर सूबा इसलिए कहते हैं कि किसी भी मुतालबे के पीछे कोई एक कौम खड़ी हुई होती है। ठीक है। तो जाहिर है कि महाजिर कौम की ग्रीवेंस है। ठीक है, जब ये सूबा बनेगा तो हम तो यहाँ पे कोई तफरीक नहीं करेंगे। यहाँ रहने वाले पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी, मकरानी
और जो भी कौमें यहाँ रहती हैं, हम तो यहाँ मेरिट का निज़ाम लागू करेंगे। अगर ये सूबा जब हम इंशाअल्लाह ताला बनाने में कामयाब हो जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे कि दूसरी कौमों को कोई कोटा रखेंगे। तो इसलिए लेकिन उन कौमों, अगर एक पंजाबी है, एक पठान है, उनके पास ऑलरेडी अपने सूबे मौजूद हैं। वो अगर यहाँ रहते हैं लेकिन उनका एक डोमिसाइल वहाँ का होता है, उनका एक मुस्तकिल पता कार्ड पे वहाँ का होता है, वो वहाँ से भी अपना हक हासिल कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे हक के साथ भी खड़े हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पर सिंधी माफिया, सिंधी नस्ल परस्त हुकूमत जो पिछले 50 साल से मुसलसल कमोबेश पीपुल्स पार्टी ही की आती रही है, उसने तो इतने ऐसे हरकतें कर दी हैं कि भुट्टो साहब के ज़माने में इन्होंने आइन के अंदर पहले तो यहाँ तक कोशिश की थी कि हमारी उर्दू ज़बान को ख़त्म कर दिया था सिंध की सूबाई ज़बान से। जब भी इन्होंने कोटा सिस्टम लगाया, हमारा जो कारोबारी तबका था उसकी फैक्ट्रियों को, उसकी इंडस्ट्रीज़ को, उसके बैंकों को, उसके स्कूलों को, कॉलेजों को, अस्पताल, सबको इन्होंने नेशनलाइज कर लिया था। और उस वक्त इतना ज़र्ब लगाई गई कि लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए यहाँ से बचा कुछ पैसे उठा के। तो इन्होंने एक तरफ ये महाजिरों के आम आदमी पे ज़र्ब लगाई, महाजिरों के पैसे वाले तबके के ऊपर ज़र्ब लगाई, और इन्होंने बिल्कुल उस दिन से लेके आज तक, पहले कहा गया 10 साल के लिए कोटा सिस्टम लगाया गया, फिर ज़ियाउल हक के दौर में मज़ीद 10 साल के लिए लगाया गया, फिर बेनज़ीर के दौर में 20 साल के लिए लगा दिया गया, और अब इस वक्त फिर 20 साल के फिर एक दफ़ा वो लगा दिया गया। तो ये जो एक इतना बड़ा कोटा सिस्टम ने, हम बहुत अरसे ही कहते रहे कि यहाँ मेरिट का निज़ाम बनाया जाए, कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये जो माफिया है नस्ल परस्त, ये कोई अकल की बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने इसीलिए अपने सारे मुतालबात ख़त्म करके 1 पॉइंट एजेंडा 1 पॉइंट कर दिया कि अब हमें महाजिर सूबे का क़याम चाहिए। महाजिर सूबे की आप बात करते हैं, यानी आप सिंध की तकसीम की बात करते हैं, लेकिन सिंधी इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं यहाँ खून के दरिया बह जाएंगे। आप अपनी किताब एक दफ़ा जब आपने लिखी थी इस मौजूद के ऊपर, उसके बाद ही बहुत हंगामे हुए थे, इवन आपकी किताब बैन कर दी गई। तो कैसे ये मुमकिन है? आपको नहीं लगता कि आप यहाँ 47 दोहराने की बात कर रहे हैं? देखिए, सिंधी जो भी कहता है खून के दरिया बह जाएंगे, ये तो ऐसे पता नहीं। खून के दरिया जैसे नावल जो है ना, वो बहुत लिखे हैं, बहुत पढ़े हैं, और ना महाजिर कौम इतनी कमज़ोर है। जो कौम 3 ताकतों से, अंग्रेज़ से, हिंदू से और सिखों से लड़के पाकिस्तान हासिल कर सकती है, तो उसके लिए अपने लिए सूबा हासिल करना कोई मसला नहीं है। 55 साल तो लगते हैं आपको ये बात करते हुए। ये बात करते हुए 55 साल इसलिए लग गए कि हमारे साथ, हमें सामने वालों ने शिकस्त नहीं दिए। हमारे अंदर से जो जमात क्रिएट हुई, जिसको मैंडेट, उसने इलेक्शन लड़ा सबसे पहले, उस वक्त हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनको एक दफ़ा मैंडेट मिल गया। महाजिर कौम को एक उम्मीद हो गई कि ये नुमाइंदे जाके हमारा मसला हल करें। उसके ऊपर भी आऊँगा, पहले सिंध की तकसीम के ऊपर जो सिंधियों का रद्द-ए-अमल है उसके ऊपर बात देखिए, कोई नहीं है, मैं इसके अंदर बहुत क्लियर हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। और मुझे यहाँ तक आपने भी फरमाया, और भी लोग कहते हैं कि अंदरूनी सिंध के महाजिर का क्या होगा। भाई, ये कोई पाकिस्तान से टूट के मुल्क नहीं बन रहा है। विद इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है ना, वो सूबों की तकसीम, एडमिनिस्ट्रेटिव तकसीम होगी, कोई ज़मीन नहीं काटी जा रही है, मुल्क नहीं बन रहा, फ़ौज नहीं खड़ी की जा रही है। और यहाँ तक जो लोग आज ये कहते हैं कि उनकी नदियाँ बह जाएंगी, मुझे तो अपनी चौधरी उम्र में याद है, एक चीज़ होती थी पन्नू आकिल छावनी, ज़ियाउल हक का ज़माना था, कहते पन्नू आकिल छावनी बनी तो सिंध में नदियाँ बह जाएंगी। आज माशाल्लाह पन्नू आकिल छावनी बनी हुई है। उस पन्नू आकिल छावनी जो उस ज़माने में जीएम सैयद और पलीजो इसके बड़े वो थे, उस पन्नू आकिल छावनी की बनाने के, कंस्ट्रक्शन के, बैरकों के जो 80% ठेके थे वो रसूल बख्श पलीजो के भाई ने लिए, उसने बनवाई वो खड़े होके पूरी छावनी, और आज आराम से छावनी बनी हुई है। तो ये ऐसी ड्रामाई बातें करने से कुछ भी नहीं होता है। एक बात याद रखें, हम कश तो कौन, जाहिर है कि हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखें अंदरूनी सिंध में जो महाजिर है वो हमारी कौम का, मेरा खुद ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध से, मैं उस बात को अच्छी तरह समझता हूँ। ये सिर्फ डराने धमकाने की बातें हैं, कुछ नहीं होगा। अगर कोई ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा करने की किसी ने कोशिश की, तो अंदरूनी सिंध में हमारा
दूसरे दर्जे का, तीसरे दर्जे का, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास का आदमी रहता है। याद रखें, कराची में आपकी सिर्फ अपर क्लास रहती है, तो महाजरों ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है। इसलिए बिल्कुल इस मामले में क्लियर कर लें दिमाग, इसको जंगो जदल से हल नहीं करना है, इसको बैठ के दलील के साथ करना है, और जहां जिसकी अक्सरियत है उसको इख्तिदार देना होगा। ये कैसा सिंध है कि आज की सूबाई हुकूमत के अंदर एक महाजिर वजीर नहीं है। पिछली हुकूमत में एक महाजिर वजीर नहीं था, उससे पिछली हुकूमत में एक महाजिर वजीर नहीं था। शहर का एडमिनिस्ट्रेटर तो जब नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर वो तो, और वो भी आपको पता है किस शराइत पे और किस हैसियत का आदमी है वो, तो और जिस तरह का इलेक्शन हुआ है, तो इसलिए जब तक ये मामला हल नहीं होगा, ये इख्तिदार में हिस्सा दें सिंध के, और उसके अलावा वसाइल में हिस्सा दें, और जो 50 बरस से ज्यादती हुई है उस ज्यादती का अजाला करें, और कोटा सिस्टम को, तमाम मुलाजमतें शहरी इलाकों को उस वक्त तक दी जाती रहें जब तक वो कोटा बराबर नहीं हो जाता। यानी आप तो सूद के साथ मांग रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि कराची जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो सिंध का 98%, अगर कराची इनको आप इंतजामी बुनियादों पर इस सूबा बना देते तो बाकी से देखिए, ये मेरे सोचने का काम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, सिंध का ये होगा कि आपका सिंध एक ज़रई सूबा है, आपको उनके ऊपर टैक्स लगाना, उनकी इनकम पे टैक्स लगाना होगा। आपको सिंध में भी बहुत वसाइल हैं। अब ये थर के अंदर कोल निकल रहा है, बिजली बन रही है, ऑयल एंड गैस निकल रहा है, ये ज़मीनों पे टैक्स लगाएं, वहाँ के लोगों पे टैक्स लगाएं, वहाँ उसी से जनरेट होगा ये सब कुछ। ये तो कोई बात नहीं हुई कि वो कराची के ऊपर पलते रहेंगे और हम भूखे मरते रहेंगे। हम पालने को भी तैयार हैं, लेकिन हम भूखे मरें तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज के सिंधी जो है वो कराची के ऊपर पल रहा, सारी उनकी जो पूरी इकोनॉमी है, आप देखें, आप 70 से पहले, भुट्टो से पहले देखें, सिंध के अंदर मिडिल क्लास नाम की चीज़ नहीं थी। चंद छोटे से जमींदार होते थे और बाकी सारे हारी होते थे। आज पाकिस्तान की सारी फॉर्में परसेंटेज वाइज सबसे बड़ी मिडिल क्लास सिंधियों में। भुट्टो ने सिंधियों की मिडिल क्लास पैदा की है। आज उनके यहाँ हर आदमी अब कराची ट्रांसफ़र करा देता है। हमने जब होश संभाला तो पुलिस के मायने कहा जाता था पंजाबी पुलिस। आज 100% कराची की पुलिस सिंधी पुलिस हो गई। वहाँ से ला के लोगों को यहाँ रख दिया गया। सिंध सेक्रेटेरिएट में चली जाए, 90% जो है वो सिंधी है। सिंध की सूबाई हुकूमत 100% सिंधी है। तो बताइए फिर महाजिर कहाँ जाए? अगर वो अपने लिए अलग इंतजामी यूनिट का मुतालबा ना करें तो क्या करें? आज इस मुल्क के जो सियासी हरीफ हैं वो बज़ाहिर हुकूमत में हलीफ हैं, और वो जो है उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि मुल्क में जो है सियासी दम इस्तेहकाम है, और उसकी वजह यह है कि सूबों की गैर तकसीम है। ये किस किस्म का बयान है आप? देखिए, सूबों की गैर मुनसिफाना तकसीम और उसमें जो प्री डोमिनेंट इख्तिदार दे दिया गया, जैसे पंजाब के सूबे में मैं आगे की बात कर लूँ, लाहौर सेंट्रिक पावर बेस है उनका। ऐसा ही क्या वहाँ पे सराइकियों को नहीं है ग्रीवेंस अपने उसकी? क्या आज हज़ारा के लोग नहीं शोर मचा रहे हैं? बिल्कुल, ये पेशावर के अराउंड ये। तो जब ये इन जो मौजूदा सूबों का निज़ाम जो है वो बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है, और इन कौमों ने छोटी कौमियतों का गला दबा के रख दिया है, तभी तो ये अब हर तरफ से मुतालबात उठ रहे हैं कि इन सूबों को छोटा किया जाए। मुझे खुशी है कि हाल ही में हमारे जनरल आसिम मुनीर ने जब कराची में ताजिरों के साथ बैठे तो उन्होंने खुद कहा कि मुल्क को इंतज़ामी बुनियादों पे रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। इस तरह से इन सूबों से नई क़यादत भी सामने आएगी और यहाँ के मसाइल मुकामी तौर से हल हों। तो मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। सूबे बनाओ तहरीक नाम का भी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, और शायद आपकी तंजीम जो है वो उसका भी, उसकी मेंबर भी है। क्या करेंगे? देखिए, अभी जो इसमें मामला था वो सब लोग अपना अलग अलग जो है ना वो चला रहे थे। सराइकी वाले अपना चला रहे हैं, लेकिन ये हमारे दरमियान ज़रूर बात हुई है कि जैसे ही कोई मुनासिब वक्त के ऊपर हम ग्रेटर कन्वेंशन करेंगे जिसमें सारे सूबों की तहरीकें,
ये तकरीबन 7 सूबे मजीद बनेंगे इस मुल्क के अंदर। आप कह रहे हैं कि 4 अभी हैं, 7 मजीद बन जाएंगे, 11 सूबे हो जाएंगे। 11 हो जरा जाएंगे। बताइएगा कैसे। देखिए इसमें जो अभी जैसे तो ये सिंध सब को- इंतजामी होंगे, जी हाँ, इंतजाम। उनमें से कोई लसानी बुनियाद पे नहीं देखिए सूबे होते ही इंतजामी हैं, मौजूदा सूबे भी इंतजामी हैं, लेकिन उसको होंगे। क्या वो इंतजामी है? बेसिस तो उनके इंतजामी है, लेकिन 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 ये कोई तारीखी, ये ना धरती माँ है ना किसी की जो है ना, ये कोई आसमां का है, अजल से अबद के लिए जो है ना वो कोई ज़मीन अलॉट कर दी गई है किसी को। ये कराची का इलाका सैकड़ों साल बलूचिस्तान का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान बनने से 8 साल पहले तक सिंध जो है बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ऐसा ये तारीख यही है। तो ये जो उल्टी सीधी बातें करने की बात की जाती है, मैंने एक दफ़ा किसी बड़ी महफिल में ये कह दिया था, जब चारों तरफ से ये कह रहे थे कि सिंध धरती माँ है, धरती माँ है। मैंने कहा भाई वो जो आपकी माँ है वो हमारी सास बन गई है, अब बताओ हम क्या करें। हमें भी माँ बनने दो ताकि हमें भी उससे रिस्क मिले। आपकी तो माँ है लेकिन हमारे लिए तो सास बन गई है, वो हमारे साथ जो उसका रवैया है। तो इसलिए जब तक सूबों को रीऑर्गेनाइज करेंगे, अब ये हमें इसके ऊपर हमारे तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है इसकी जोग्राफिया के मुतालिक, इसकी नाम के मुतालिक। हमने तो ये अभी चूँकि एक तहरीक है लोगों को अपने से जुड़े रखने के लिए, तो इसको महाजिर सूबा नाम है। लेकिन जब सूबा बन जाएगा तो ज़ाहिर है कोई ना कोई एक कौम तो उसमें होती है ना अक्सरियत के अंदर। तो जिन इलाकों का हम मुतालबा कर रहे हैं, सिंध के शहरी इलाकों को एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जाए, तो इंशाल्लाह ताला अगर वो बन जाता है तो हम पाकिस्तान का एक मॉडल सूबा बनाकर और चलाकर दिखाएंगे। सिंध की जब आप तकसीम की बात करते हैं और इतने सालों से कर रहे हैं, तो कोई आपका पेपर वर्क भी होगा, कोई होमवर्क भी होगा। सिंध की तकसीम कैसे चाहते हैं आप? सिंध को अगर माजी में हम वैसे देखें तो एक इलाका लाड़ का है, पूरा जो है वो जिसमें आपके ठट्टा बदीन और ऊपर तक आप चले हैं, दूसरा हिस्सा जो है इधर इस तरफ है। आप तकसीम कैसे चाहते हैं? देखिए हमारा मुतालबा है, देखिए कितना तस्लीम होता है इसमें। हमारा मुतालबा ये है कि सिंध के वो बल्दियाती हुदूद जहाँ महाजिर अक्सरियत में रहते हैं, जैसे पूरा कराची है, हैदराबाद है, मीरपुर ख़ास है, टंडो आदम है, टंडो अलायार है, टंडो जाम, ये जो पट्टी पूरी हमारी एक कंटिन्यूटी में चल रही है, इस पर मुश्तमिल एक सूबा बना है। ठीक है। यहाँ आप देखें सन 70 से देखिए महाजिर चेयरमैन बल्दियात में जीत कर आते हैं। कोई महाजिर सिंधी को वोट नहीं देता, कोई सिंधी महाजिर को वोट नहीं देता। तो इसके माने ये साबित हो गया कि ये हमारी अक्सरियती इलाके हैं। ठीक है, इनको एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जाए और बाकी सिंध को एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रखा जाए। लेकिन जहाँ नवाब शाह, लाड़काना और जो दीगर शहर हैं जहाँ की आप बात कर रहे हैं, क्या वहाँ उर्दू स्पीकिंग नहीं रहते, महाजिर नहीं रहते? ये आपका इतना बहुत ही देखिए बिल्कुल ठीक है। हमने ये इस कंटिन्यूटी ऑफ लैंड के अंदर अगर जो सिंधी रहते हैं वो भी इस सूबे के बराबर के शहरी हो, ये हम यकीन दिलाते हैं कि हमारे सूबे में उनके लिए कोई कोटा नहीं, प्योर मेरिट का निज़ाम होगा। वो compete करें, वो जॉब भी लें, इक़्तिदार भी लें, मुंतखब होकर भी आएँ। जो रवैया हमारा उनके साथ होगा वही रवैया बाकी सिंध वालों का हमारे लोगों के साथ होना चाहिए। उनको पीपल सिटीजन समझा जाए, नफ़रतें ख़त्म की जाएं, कौमियतें और इसकी सूबाइयत की बुनियाद पर जो नफ़रतें हैं उसको ख़त्म किया जाए और पूरे मुल्क में मेरिट का निज़ाम लागू किया जाए। प्रोफेसर सलीम अदर साहब, ज़रा माजी में चलते हैं। आपने भी माजी की बात छेड़ी थी, मैंने आपको उस वक्त रोक दिया। आप, अल्ताफ़ हुसैन, आपाक अहमद, तीनों जामिया कराची में 77, 78 जो भी पक्का उस वक्त एक साथ थे। अब मामला ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जामिया कराची, मैंने कहा मैं सिंध में देख लो। इस पूरी तहरीक के दौरान जिस शख्स के नाम में लफ्ज़ डॉक्टर लगा हुआ हो, चाहे वो डॉक्टर इमरान फारूक मरहूम हो या फारूक सत्तार हो या ये हो खालिद मकबूल हो या और 20 नाम है, ये सारे के सारे डॉक्टर सलीम हैदर के मीम हे अलिफ जीम रे सीखे हुए लोग। ये अल्ताफ़ हुसैन के मीम हे अलिफ जीम रे सीखे हुए लोग नहीं हैं। ये सब मेरे जूनियर्स हैं जिन्हें मैंने कारकुन बनाया है। अब रह गया है मामला कि उसके बाद ये तो 78 में हम 11 जून 1978 को एपीएमसो बनी है ना, 80 तक इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन का घर ही नहीं देखा था। 81 के बाद जो है ना ये सिलसिला शुरू हुआ है इनका, और ये 78 में जो है ना, तो ये खालिद मकबूल आज लीडर बने हुए हैं।
जिनका तो दाखिला ही जो है मेडिकल कॉलेज में 81 में हुआ है, ये तो हैदराबाद में थे। तो ये सारे लोग जो इसके अंदर पूरी तहरीक में सिर्फ अल्ताफ हुसैन और डॉक्टर सलीम हैदर, ये दो बुनियादी लोग जो इसके पार्टी के, और एपीएमसी की बुनियाद इन पे दोनों के दरमियान क्या पर्सनालिटी क्लैश आ गया? 1983 में ये पर्सनालिटी क्लैश नहीं था, बिल्कुल नजरियात के ऊपर दो मौक़िफ़ थे। अल्ताफ हुसैन साहब अपनी एपीएमएसओ अभी महाजिर कौमी मूवमेंट नहीं बनी है, अपनी एपीएमएसओ को उन्होंने जाके जीएम सैयद के साथ सन जाके इत्तेहाद कर लिया था। जामिया कराची में यूएसएम, उसके अंदर एपीएमएसओ को जम कर दिया था। यूएसएम का सरबराह था हासिल बलोच, जिसको बाद में दुनिया हासिल बजिंजो के नाम से जानती। उस जमाने में वो हासिल बलोच लिखता था अपना नाम, तो उसमें जम कर दिया था एपीएमएसओ। हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमें हमारे ग्रीवेंसेस का ताल्लुक ही इन लोगों की ज़्यादतियों के साथ है। हम अगर अपनी तंजीम का इनके साथ इत्तेहाद करके चलते हैं तो हमें हमारे हुकूक नहीं मिलेंगे, और ऐसा साबित भी हो गया। हमारा कहना ये था कि हमें पाकिस्तान के फेडरेशन के और इन ताकतों के साथ चलना है जो पाकिस्तान में कुछ देने की ताकत रखते। उन्होंने एक अपना फैसला किया, तो एपीएमएसओ दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक ग्रुप का चेयरमैन मैं था, एक के सरबराह अल्ताफ हुसैन थे। और इसी बुनियाद पर जब 1984 में जब हमारी तालिब इल्मी ख़त्म हुई, तो 13 मार्च 1984 को मैंने अपनी अवामी तंजीम महाजिर इत्तेहाद तहरीक का ऐलान किया, और मेरे 6 दिन के बाद अल्ताफ साहब यहाँ पाकिस्तान में नहीं थे। अजीम तारिक ने महाजिर कौमी मूवमेंट 18 मार्च 1984 को बनाने का ऐलान, और उस दिन से भी लेके और 88 तक ये मामला, सिर्फ फ़र्क इतना था कि मेरा ताल्लुक इंटीरियर सिंध से था, तो उबाड़ों से बैकवर्ड ऑन टू हैदराबाद मैं उन इलाकों में काम कर रहा था, क्योंकि वहाँ के महाजिर ने लफ्ज़ महाजिर मुझसे सुना है। ये कराची के अल्ताफ हुसैन ने कराची को फोकस किया हुआ, लांडी, कोरंगी, औरंगी, इनको फोकस किया हुआ था, और हम उन इलाकों में काम कर रहे थे। मुझसे ज़्यादा कोई अंदरूनी सिंध के महाजिर को ना जानता है ना उनको लफ्ज़ महाजिर मैंने सिखाया है, मैंने उनके अंदर कौमियत का जज्बा पैदा किया। तो हम चूंकि इंतखाबी सियासत में नहीं पड़े, ये 87 में बल्दियाती इलेक्शन हमने नहीं लड़ा, हमारा ख्याल ये था कि तंजीम को, तहरीक को दूसरे अंदाज से चलाना है, लेकिन उन्होंने पहले ही दिन से पावर शेयर कर लिया, मेयरशिप ले ली, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का, उनकी शोहरत भी ज़्यादा हो गई, उनके वसाइल भी ज़्यादा हो गए, उन्हें लोग भी ज़्यादा अवेलेबल हो। तो लेकिन मैंने फिर अपनी तहरीक को नज़रियाती साइड पर डाल दिया, और मैंने अपनी कौम, क्योंकि हमारा कमिटमेंट महाजिर कौम के साथ है, इख्तिदार के साथ नहीं है, हमें कि हर सूरत में हुकूमत में शामिल होना है। हम अपनी तहरीक को किया। दरमियान में आपने देखा लफ्ज़ महाजिर सूबा मैंने उसको इख्तियार किया। जब महाजिर लफ्ज़ ख़त्म किया जा रहा था, जब महाजिर तंजीम ख़त्म कर दी गई थी, तो मैंने फिर मंजिल का तयन किया कि क्लियर बात करो कि हमें सिर्फ महाजिर सूबा चाहिए। एक दिन आप ऐसा भी दौर आया कि पूरा शहर में महाजिर सूबे की जो है वो आवाज़ें लग रही थी। आज भी महाजिर कौम के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा मुतालबा और किसी एक पॉइंट पे अगर महाजिर कौम आज भी खड़ी हो सकती है, मुत्तहिद हो सकती है, तो वो किसी की शख्सियत नहीं है, वो उसकी मंजिल महाजिर सूबे का उसूल। एक दो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा आपकी इस गुफ्तगू में से। एक मुझे ये बताइए कि आप ये कहते हैं कि लफ्ज़ महाजिर जब फतह दिया जा रहा था, उस महाजिर सूबे की आप बात करें, आपाक अहमद भी जो है इसी बात पर जो है वो MKM से, अल्ताफ हुसैन से अलग हुए। तो दोनों कॉन्फ्रेंस, आप भी कॉन्फ्रेंस सियासत करते हैं, वो भी कॉन्फ्रेंस सियासत करते हैं, तो दोनों एक क्यों नहीं? देखिए, मैं वैसे तो मुनासिब नहीं है कि मैं उनकी सियासत पे तबसरा करूं, उनकी अपनी सियासत है। वो 19 मेरा अल्ताफ हुसैन, मैं 84 में अल्ताफ हुसैन से महाजिर कौमी मूवमेंट बनने से पहले अलग हो गया, और 84 से लेके ये 92 में अलग हुए, तो 6 और 2 8 साल, ये 8 साल अल्ताफ हुसैन भी, आफाक अहमद भी और आमिर खान भी अल्ताफ हुसैन के साथ थे, और डॉक्टर सलीम हैदर साहब ने 8 साल। तो इसलिए
वो अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, क्योंकि उन्होंने बाद में ये क्लेम किया, उन्होंने क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने अपनी नाम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कर लिया था। मैं तो पहले से अलग तंजीम है मेरी महाजिर इत्तेहाद तहरीक, लेकिन उसने तो इन्होंने उसके बाद पहले ये अपना नाम हकीकी रखते थे, एंटी सबसे पहले आए थे। तो उसके बाद इन्होंने जब 97 में उसने उसको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो इन्होंने महाजिर कौमी मूवमेंट्स को लफ्ज़ को ओन कर लिया। अब ये कि ये इनका इख्तिलाफ अल्ताफ हुसैन से क्या था तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खुशी ये है कि वो महाजिर कौमी मूवमेंट नाम को, लफ्ज़ को महाजिर कौमियत की बात करते हैं। इस हद तक तो मैं उनको एक वो देता हूँ, मार्जिन देता हूँ कि वो महाजिर लफ्ज़ की बात करते हैं। लेकिन जब तक एक पॉइंट के ऊपर, मंजिल पर एक नहीं होंगे, उनका भी एजेंडा जो है वो हमारी समझ में नहीं आया, ठीक है ना। उनके पास बहुत ताकत थी। 93 में, 92 में उन्होंने अलहदगी इख्तियार की, 93 में उनको आधी सूबाई हुकूमत दे दी गई। ऐसे मुजफ्फर हुसैन शाह की आधी सूबाई हुकूमत में 8 सूबाई वजीर बैतुल अम्जा में उनके दरवाजे के बाहर बैठे रहते थे। इख्तिदार में रहे वो। ये सवाल कीजिए कि उसमें क्या किया महाजिर कौम के लिए। आप उस बात को नजर आते हैं कि वो महाजिर कौमी मूवमेंट इस वजह की महाजिर लफ्ज़ पे महाजिर लफ्ज़ बस ये है। तो आप दोनों एक क्यों नहीं हो जाते? नहीं, मैं अभी मैं आपसे अगला सवाल भी करूंगा, लेकिन पहले मुझे इसका जवाब मैं कह रहा हूँ कि वो जब तक वो अपनी क्लियर नहीं आएंगे सूबे के मामले पे, अब तो वो भी बात करते हैं महाजिर सूबे की। नहीं वो करते हैं, लेकिन वो इस हद तक करते हैं कि आज से 15 साल पहले लट्ठे के थान पूरे शहर से जमा करके दस्तखत करवाए थे और वो कहाँ छुपा दिए। वो 4 साल पहले दस्तखती मुहिम शुरू कराई थी, एक पन्ना भी कहीं नहीं दिखाई देता। फिर उनका दावा है कि उनके पास बहुत बड़ी अवामी ताकत है। कहाँ है वो अवामी ताकत? हम अपने तरीके से महाजिर सूबे के स्लोगन को, महाजिर कौम में इस शऊर को यहाँ तक तो पहुँचा दिया है। यहाँ तक इस बात का ताल्लुक है क्योंकि बीच में जो एमक्यूएम के साथ मामलात होते रहे ना, कि उनका एक मजलूमियत का तासुर बन गया है 92 ऑपरेशन के पास से, तो वो आज तक मजलूमियत पे खेल रहे हैं वो। तो जब तक उनके मुतालिक ये तासुर है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, महाजिर अवाम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को वो ताकत देने पर अभी तक आमादा नहीं है। जितनी भी देते यही आपकी गैर मकबूलियत की वजह है कि आपका एक फोकस एक तो अंदरूनी सिंध के महाजिरों पर रहा, हाँ, और दूसरा आप समझते हैं कि ये बड़ी वजह है। ये वजह है कि ये जब तक एक पॉइंट पे नहीं आएंगे, देखिए क्लियर होना चाहिए मंसूबा, बिल्कुल 1 पॉइंट। कोई नहीं, अपना कोटा सिस्टम खत्म करवाना है, रखो इसको, साल भर और रख लो तुम। अब ना मैसूरीन को लाना है, मैसूरीन को हम खुद लाएंगे अपने सूबे, अपने पैसे से, अपने पहले सूबाई बजट से उनको लेकर आएंगे खुद जाकर। अब तो खैर मामला ही खत्म होता चला जा रहा है। बांग्लादेश भी अब इसके ऊपर जो है वो बात कर चुका है, वो अपनाने के लिए तैयार है। तो पहले तो सियासत पहुंच ही नहीं रहा। नहीं, सियासत तो इसमें नहीं की जा सकती, इसलिए कि लेकिन ये पाकिस्तान के नज़रिए की बात है कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके पास पासपोर्ट था, उनके पास शनाख्ती कार्ड था, उनके पास राशन कार्ड थे, उनकी शनाख्त पाकिस्तान ने यकसर उनके ऊपर से हाथ उठा लिया। और वो कितनी कसम पुरसी 50 साल से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, इसका मदावा होना चाहिए, चाहे एकेडमिकली ही हो, किताबी ही हो। उनको पाकिस्तान की शहरियत, वो बांग्लादेश की शहरियत अख्तियार कर लें। दुनिया में पता नहीं कितने मुल्क हैं जहाँ आज लोगों के पास दोहरी शहरियत होती है। पाकिस्तान अपना हक अदा करे, हमारा मुतालबा ये, पाकिस्तान अपना हक अदा करे। वो हमारी कौम का हिस्सा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है। हम इस मुतालबे से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे और यकीन दिलाते हैं जिस दिन हमारा सूबा बनेगा, पहले सूबाई बजट से एक एक मैसूर को वापस यहाँ ला के अपने शहर में, अपने सूबे में आबाद करी। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एमक्यूएम, जो अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम थी, उसने मजलूमियत का कार्ड खेला। आज तो अल्ताफ हुसैन ही जो है वो माइनस हो चुके हैं। तो क्या आप समझते हैं कि महाजिर कौम का नुकसान? देखिए, सियासत के अंदर पहली बात तो ये है कि कोई ख़त्म नहीं होता। मैं नहीं ये बात मानता कि वो ख़त्म हो चुके हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब बहुत लोग ये बन गए, आज बहुत से लोग लीडर बन गए। देखिए, लीडर जो होता है ना, वो कोई बनता बनाता नहीं है। MNA बन जाने से, मेयर बन जाने से लीडर नहीं बन जाता।
लीडर तो अपनी माँ के पेट से पैदा होता है। वो अगर तन्हा भी होता है तो लीडर होता है। वो नजर आता है कि ये लीडर है। और ये मजमल ये गैंगस्टर होते हैं। तो सारे के सारे गैंगस्टर हैं। अल्ताफ हुसैन ने बिल्कुल एक अपनी लीडरशिप साबित की। बाद में वो कंट्रोल नहीं रख पाए और उन्होंने पाकिस्तान वापस आने का आज तक फैसला नहीं किया। आज वो पाकिस्तान वापस आने का फैसला कर लें, बहुत लोग उनके यहाँ फॉलोअर हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गए। वो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करें, अपना मंजिल का तयन करें। वो पाकिस्तान आए, यहाँ आके उनको किसने रोका हुआ है? पाकिस्तान आके सियासत करें। जान तो जानी है, जान तो ये गोली लगी हुई है, ये गोली लगी हुई है, इसकी वजह से हम ये शहर या मुल्क छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे। यहीं दफन होना है, यहीं मरना है, अपनी कौम के साथ रहना है। तो अल्ताफ हुसैन साहब भी ऐसा फैसला करें। लीडरशिप उनकी है, उनकी फॉलोइंग है। मैं बिल्कुल इस बात से, जो बेवकूफ लोग ये कहते हैं किसी की भरी हुई हवा के ऊपर कि वो चैप्टर क्लोज हो गया, ऐसा नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब अपनी जमात, जो पुरानी महाजिर कौमी मूवमेंट थी, अब वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, उसके वही बानी हैं, वही लीडर। क्या जनरेशन गैप की वजह से अल्ताफ हुसैन की मकबूलियत में कमी नहीं है आपके ख्याल? ये वगैरह जो है ये कम ज्यादा होती रहे। मैं कह रहा हूँ कि आज वो फैसला कर लें कि पाकिस्तान आना है। आज जो उनके जो वो दूसरे बहाने हैं, अब तो मेरे तो खैर वो मेरे साथ उनका रिश्ता जो है वो ऐसा बराबरी का रिश्ता था जो कोई, तो आज वो ये फैसला कर लें, वो दोबारा भी पॉपुलैरिटी वापस आ सकती है। लेकिन ये फैसला उनके अंदर, ये हिम्मत अपने अंदर पैदा करें। वो ये सब ये मजाक की बातें हैं कि वो मेरे पास शनाख्ती कार्ड, मुझे NIC नहीं देते तो मुझे पासपोर्ट नहीं देते। आपको पासपोर्ट की ज़रूरत कहाँ है? आपके पास बरतानिया का पासपोर्ट है, सिर्फ आपको टिकट के पैसे चाहिए, मैं भेज देता हूँ आपको। आप फैसला कीजिए, यहाँ आइए, यहाँ आके अपनी कौम के साथ जिए, मरें। जिस कौम ने आपको लीडर बनाया, जिसने आपको आसमान पे पहुँचाया, फैसला कर लें कि उन्हीं के साथ मरूंगा, जीऊँगा। पाकिस्तान आने का फैसला करें। एक आखिरी सवाल, या आखिरी से पहले का कोई सवाल, क्यों मुझे बता देते हैं 70 की दिहाई में जब आप या अल्ताफ हुसैन जो महाजिर लोगों की जद्दोजहद की बात कर रहे थे, जो हालात उस वक्त महाजिर कौम के थे, उनमें और आज क्या फर्क है? बहुत महाजिर कौम के साथ इतना ज्यादती हुई है 70 से लेके अब तक कि आज महाजिर बिल्कुल गुलामी की आखिरी हद को छू रहा है। महाजिर बहुत अच्छे ओहदों पर था, बहुत वेल सेट था। महाजिरों का माशी स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था और कारोबार उनके मजबूत थे, उनके बच्चे। लेकिन आज बुरे हाल में है, आप ये कहना चाहते हैं? आज तो महाजिर हुकूक की बात करने वाले जो लीडर्स थे, जिन्होंने ऐसे तरीके शुरू की थी, वो एक प्लेटफॉर्म पे आके हमारे कौम के लिए बात होता। देखिए, हमारा तो हमेशा से इस सिलसिले में ये रहा, लेकिन जो दूसरे प्लेटफॉर्म है ना, जो अपने हिस्से का टुकड़ा ले लेते हैं, वो महाजिर की बात नहीं कर। अब तो अक्सर असेंबली में खड़े वो कहते हैं महाजिर ही नहीं। आपके सब्जारी साहब ने कहा मैं महाजिर नहीं हूँ। खालिद मकबूल रोज कहता है कि वो हमने तो काम कर लिया, अपना पूरा कर दिया, शनाख्त देनी थी दे दी, अब तो सिर्फ कमाने का वक्त है। तो ये जो जब ये सोच और ये अप्रोच हो जाए और उनको मसनूई तरीके से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट महाजरों के लीडर साबित करे, बना के रखे गुड्डे गुड़िया, तो महाजरों के इत्तेहाद कहाँ होगा, किसके साथ होगा? इस किस्म के किरदारों के साथ तो इत्तेहाद नहीं हो सकता ना, कैसे होगा? अल्ताफ हुसैन के बगैर जो आज की एंट्री है, इसका मुस्तकबिल क्या था? मैं तो इसको MQ नहीं कहता हूँ, मैं इसको मुत्तहिदा कहता हूँ। तो ये जो मुत्तहिदा है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये हवा की तरह उड़ जाएगी, ये सब जाके सरेंडर हो जाएंगे। पहले भी होता रहा है ये, कभी एक दूसरे से अलग होते रहे, कभी मिलते रहे, फिर नया कॉकटेल बना लेते हैं, फिर वो पहले एक दूसरे को गालियां देते हैं, अपने एक दूसरे को रिश्वत खाना, ये वो इल्ज़ाम, कत्ल गारत, सब लगा, फिर एक हो जाता है। तो ये इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनका ये ख़त्म ही होने। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इनको जब तक जिंदा रखेगी ये रहेंगे, वरना ये एक रात भी जिंदा नहीं रहेंगे।
भाग जाएंगे ये सब यहाँ से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम हैदर साहब। आपका भी बहुत ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR।